नमस्कार। इंडियन एनालिसिस प्लान तैयार है में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चली हैं और यही कारण है कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। अगर हम भाजपा की बात करें तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है उसके बाद पार्टी आत्मविश्वास से लवरेज है और यही कारण है कि अब जीत का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो क्लीन स्वीप है, यानी कि 29 लोकसभा सीटों में 29 को ही हासिल करना। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपनी नई जमावट के साथ, नए जोश के साथ, युवा टीम के साथ तैयारियों में जुटी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले ही सीहोर में एक बैठक रखी चिंतन बैठक, जिसमें बीजेपी के साथ संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए और यह माना जा रहा है कि यहां से एक बड़ी रणनीति के साथ अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जिस तरह से उसने प्लान तैयार किया है कि 51% वोट शेयर से बढ़ाकर 61% करना, खासतौर पर जो 11,000 हारे हुए बूथ हैं उनको कैसे चुस्त दुरुस्त करना, कैसे वहां पर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करना। लगातार 3 बार से हारने वाली सीटों पर बीजेपी का फोकस है। इसके साथ ही चाहे राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए या 22 तारीख के अवकाश को लेकर बात की जाए, यह भी चिंतन बैठक में हुआ। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हैं। पहले हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे, तारुफ कराएंगे, फिर हम इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे कि जो प्लान तैयार है भारतीय जनता पार्टी का, क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने प्लान पर काम कर रही है। हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है प्रेम जी आपका। हमारे साथ में हैं अभिनव बरौलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। अभिनव जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जिस तरह से जो चिंतन बैठक हुई और संघ और बीजेपी मैराथन कह सकते हैं, 3, 4, 5 घंटे लगातार बैठक चली और माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा चुनाव प्लान है वो लगभग तैयार है, क्योंकि फोकस उन 11,000 हारे बूथों पर है। वो 51 से 68% वोट शेयर को बढ़ाने को लेकर है और दूसरी तरफ जो राम मंदिर को लेकर 22 तारीख को जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा है उस पर भी फोकस है। क्या कहेंगे प्रेम व्यास जी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। और सकारात्मक क्या होती, सकारात्मकता ये होती कि एक तरफ आप विकास भी भरपूर करें और दूसरी तरफ धर्म भी आपका सुरक्षित रहे और आप धर्म के साथ में चले, क्योंकि धर्म विमुख संपत्ति प्रभुताई पाए रहे बिनु पाएगी। तो जो धर्म के विमुख संपत्ति होती है वो तो टेम्पररी होती है। और निश्चित तौर पे आज जो चिंतन बैठक हुई है उसका जो मुख्य कारण था वो ये है कि जहां पर हम जीते हैं वहां पर 10% वोट परसेंट को और किस तरह से बढ़ाया जाए। लगभग 65,000 बूथ है और पूर्व जब विधानसभा चुनाव हुए तो 65,000 बूथों पर भी हमने नियुक्तियां की थी, चाहे वे पन्ना प्रमुख हो, अर्ध पन्ना प्रमुख हो, बूथ प्रभारी हो, बूथ महामंत्री हो, चाहे वे नगर टोली हो, चाहे वे ग्राम टोली हो। इस तरह से जो हमारा एक पूरा क्रियात्मक योजनात्मक क्रियान्वय था और उस योजनात्मक क्रियान्वय का प्रतिशत ये मिला कि वोट परसेंटेज भी बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में भी वोट पड़े। दूसरी चीज है कि जहां पर हम वोट प्रतिशत हमारा कम है वहां पर उन कारणों को भी जानना चाहेंगे कि किस कारणों से वहां पर वोट प्रतिशत कम हुआ और उनको हम अपनी किन योजनाओं के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। या तो केंद्र शासित योजनाएं वहां पर भरपूर नहीं पहुंच पाई, या प्रदेश की बात उन बूथों पर या उन ब्लॉकों तक नहीं पहुंच पाई, तो उसको पहुंचाने का काम भी कार्य करता करेगा। और निश्चित रूप से एक सकारात्मकता के साथ में जहां पर हमने जो पूर्व में वादे किए थे उनका क्रियान्वय किया है, चाहे वे राम मंदिर वाली बात हो, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, भारत की इकोनॉमिक 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर। चलिए प्रेम जी, आऊंगा दोबारा आपके पास में आता हूं। अभिनव बरौलिया जी के पास में आता हूं। अभिनव बरौलिया जी,
डॉक्टर प्रेम व्यास कह रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विकास और धर्म को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस को देखें, हालांकि आपको न्योता मिला, आपने वापस कर दिया, उस पर भी सियासत है, राजनीति है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस किस तरह से देखती है, किस तरह से कांग्रेस तैयार है? आप लगातार मैं आपको राजेश जी बता चुका हूं कि पिछले 6 महीने में 7 चुनाव हुए, जिसमें से 3 पे कांग्रेस जीती है जबरदस्त तरीके से। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, मध्य प्रदेश में हम हारे हैं और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी हारे। तो जो मुकाबला है वो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और आप देखेंगे लोकतंत्र की खूबसूरती, इसमें लगातार मौका मिलता है और चुनाव में जनता कब किसके साथ है, ये चुनाव जब होते हैं तब समझ में आता है। तो अभी हम अपनी तैयारी पूरी, अब आप देख रहे होंगे जीतू पटवारी जी का सशक्त नेतृत्व में हम मुरैना, और लगातार हमारे दौरे शुरू हो चुके हैं। जीतू पटवारी जी का नया जो युवा नेतृत्व हमें मिला है और खूब जोश खरोश के साथ हमारे जो कार्यकर्ता है वो पूरे ताकत से आगे बढ़ रहे हैं और जनता के मुद्दे लगातार हम उठा रहे हैं। कैसी भी समस्या हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, संविदा के कर्मचारी के जो मुद्दे हो, बहनों, लाडली बहनों के मुद्दे हो, हम सारी बातों को धरातल पे रख रहे हैं। अभी आप देखेंगे हमारे उमंग सिंगार जी भी लगातार रोज हर बात की चर्चा करते हैं, हर मुद्दे उठाते हैं। तो लोकतंत्र में यह है कि हम आज, मैं पहले भी कह चुका हूं कि शिखर पे है भारतीय जनता पार्टी अपने इन उत्तर भारतीय राज्यों में। अब उस शिखर से नीचे लाने का काम हमारा नेतृत्व करेगा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, खासकर हमें मध्य प्रदेश में पूरा ध्यान देना है। 29 में से हम पूरी कोशिश करेंगे 20 से 22 सीटें जीतने की और हमें कई जगह पे हमारा वोट परसेंट कम नहीं हुआ है। आप देखेंगे, आप 2018 में जो वोट परसेंट था वही वोट परसेंट हमारा अभी भी है। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को 10% ज्यादा वोट मिला है, की कोशिश अपनी है और हमारी कोशिश अपनी है। और रही बात राम मंदिर के मुद्दे पे, मैं लगातार आपको बोल चुका हूं कि हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े। चारों शंकराचार्य जी जो निर्णय लिया है, उन्होंने जो बातें कही है वो जनता के डोमेन में आ गई है और जनता भी उस पर चर्चा कर रही है कि सनातन धर्म के ध्वजवाहक जो हमारे शंकराचार्य जी होते हैं, उन्होंने न्योते को ठुकराया है। वही बागेश्वर धाम हो, चाहे जितने भी हमारे पीठाधीश्वर हैं, उन लोग की बातें भी जनता के डोमेन में है। तो आगे आगे देखते देखिए, पब्लिक इवेंट जो है वो उससे जनता है। राम तो सबके, आपको और हमें बनाने। चलिए अविनाश जी, आता हूं मैं रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, जिस तरह से जो लगातार बैठकों का दौर जारी है, अभी तो ऐसी तमाम सारी बैठकें होंगी और लगातार इस पर हमारी चर्चा भी होगी, लेकिन इस बार जो बैठक हुई और सीहोर के एक रिजॉर्ट में जो बैठक आयोजित की गई, कुछ चीज़ें जो जिस तरह से निकल कर आई हैं कि 11,000 जो हारे हुए बूथ हैं उन पर उनका फोकस है। लगातार 3 बार से हारने वाली सीटों पर भी बीजेपी फोकस कर रही है, क्योंकि जो एक लक्ष्य है और जो क्लीन स्वीप की बात हो रही है कि नहीं, हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। रमेश जी, क्या कहेंगे? एक बार फिर वोट परसेंटेज बढ़ाने को लेकर भाजपा बात कर रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी ये बात आई थी, 41 से तकरीबन मुझे लगता है 47, 47.5% के आसपास वोट शेयर बढ़ा और अब वही एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या कहेंगे रमेश जी? भाजपा की ये अच्छी जीत हुई है विधानसभा में, वो केवल वोट प्रतिशत बढ़ाने की वजह से उनकी बड़ी जीत हुई है। लगभग 7% उन्होंने वोट बढ़ाया है इस बार। उनको चूंकि अभी से उन्होंने तैयारी लोकसभा की इसलिए कर दी कि ठीक है तो विधानसभा में उनका 7% वोट बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का वोट बहुत कम नहीं हुआ। 2018 में उनको जितना वोट मिला था उससे मुश्किल से आधा 1% कम हुआ है। उसमें भी अगर हम विद्रोही कांग्रेस उम्मीदवारों का मिला वोट देख लें तो वो मुश्किल से 4.25% कम होता है। तो भाजपा अब इस बात में कोशिश ये कर रही है कि अगर उनको 29 में से 29 सीट जीतना है या अपनी 28 सीटों को यथावत रखना है, तब उनको वोट प्रतिशत बढ़ाने का तो लक्ष्य लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए इस बार उन्होंने वोट प्रतिशत बढ़ाने को, जो पोलिंग बूथ की जो गणना की है और उसका जो आकलन किया है, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वाभाविक रूप से सीहोर में जो बात सामने आई है उसमें 3 बातों का ध्यान में आया है। बाकी तो क्या है वो प्रेम व्यास जी बताएंगे कि भाजपा 3 बातों पर फोकस करेगी। एक तो कहीं ना कहीं संगठन के स्तर पर, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता को अधिक सक्रिय करेगी। चुनाव की घोषणा से पहले ही जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो अपने क्षेत्र के, खासतौर से पन्ना प्रभारी, वो जाकर के मतदाता से मिले
इस पर फोकस करेगी। दूसरा, जो हारे हुए जो मतदान केंद्र हैं और या हारी हुई विधानसभा सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों में वरिष्ठ नेता गण जाकर के सभाएं लेंगे और बैठकें भी लेंगे। एक चीज पर उन्होंने ये तैयार किया। दूसरा, इन बैठकों में और उनके माध्यम से उन्होंने जो विकास कार्य किए हुए हैं, उन विकास कार्यों की जो रिजल्ट हैं वो जनता तक पहुंचाना और जनता उनका अधिकतम लाभ उठाए। दूसरी उनकी इस बात पर है। और तीसरी उनकी सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है, जो राम मंदिर को लेकर के है, इन 3 बातों पर फोकस करके वो अपनी सीटों को बचा के रखेंगे। क्योंकि उसका एक कारण है कि कांग्रेस के पास केवल एक सीट है, उसके पास खोने के लिए कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। तो कांग्रेस ने अगर 2 सीट 3 सीट भी जीत ली तो कांग्रेस की उपलब्धि होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिना कोई जोखिम लिए हुए अपनी 3 स्तरीय रणनीति बना रही है। जी चलिए रमेश जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास में। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, अभी आपके पास में 29 में से 28 सीटें हैं और अब बात आपकी हो रही है क्लीन स्वीप को लेकर। जब क्लीन स्वीप की बात आती है तो बात आती है फिर छिंदवाड़ा की उस सीट से आती है, उस क्षेत्र से आती है कि जहां की जो 7 विधानसभा की सीटें हैं उसमें से आप एक भी नहीं जीत पाए, जबकि इतनी ऐतिहासिक जीत आपको मिली है। कैसे ये होगा? ये जो प्लान है आपका, जो प्लान तैयार है कि नहीं हम 29 में से 29 जीतेंगे, छिंदवाड़ा को लेकर कोई अलग से यह भी कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा पर भी चर्चा हुई इस बैठक में? देखिए राजेश जी, हमारे लिए 29 ही सीटें महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह पूर्व में हम जीत चुके हो, चाहे अब जीतना चाहते हो जो सीटें बची है। और दूसरी बात है कि जो छिंदवाड़ा का एक मार्मिक अपील का असर आया था, जो कहा था कि एक वोट साहब को सीएम बनाने के लिए, मेरे को लगता है निश्चित रूप से उसका प्रतिशत था कि वहां की जनता ने सोचा कि चलिए एक बार दे देते हैं वोट। और उसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर धरातल पर कार्य करे थे, उस समय भी कार्य करा। और उसके बाद शिवराज सिंह जी चौहान ने भी सतत वहां पर बैठकों का दौर जारी करा और समझाया गया वहां की जनता को किस तरह में विकास में अग्रसर हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और दूसरा, जो क्रेडिबिलिटी है वो तो पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर आकर जो वादे किए थे उन वादों को पूर्ण किया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने विकसित मध्य प्रदेश के साथ में यह नारा दिया कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे और उसी दिशा में अग्रसर है। चाहे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की बात हो, चाहे साइबर तहसील की बात हो, नामांतरण की बात हो, पटवारी से संबंधित बात हो, या जो युवा रोजगार की बात हो, जो बैठकों का दौर चल रहा है, तो निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मुझे अब लगता है कि कांग्रेस शायद अब पिछले शुगुफे से बाहर आ गई है। जैसे पूर्व में ईवीएम को लेकर बात होती थी, आज बात हुई सकारात्मकता के साथ में कि हम 3 प्रदेश जीते हैं। इसके पूर्व में सभी बैठकों पे ईवीएम पे कटाक्ष लगाया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो धरातल पर कार्य कर ही रहा है, वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा है। आप देखिए, लक्ष्मण सिंह जी ने बयान दिए कि राहुल गांधी जी को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, वे एक आम कार्यकर्ता है। उसके बाद दिग्विजय सिंह की मूर्ति से लेके बात कर रहे हैं। जहां जन भावनाओं को आहत करने की बात होती है वहां पर कांग्रेस हर बार कटाक्ष करने का प्रयास करती है। दूसरी बात है, जो इनके पूर्व में मीडिया प्रभारी थे पीयूष बेबेले जी, आप उनके ट्वीट्स देखिए, आप उमंग सिंघार जी के ट्वीट्स देखिए, अपरिपक्वता के साथ में झूठ प्रेषित करना और उसके बाद उस झूठ का पर्दाफाश होना। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य करे हैं वो तो सर्वविदित है ना, वो तो जनता के सामने है, जनता उसको साक्षर रूप में ग्रहण करती है और जनता साक्षर रूप में वोट प्रतिशत के रूप में अपना मत, चलिए प्रेम जी, मैं सीधे अभिनव बरौलिया जी से जवाब ले लेता हूं। अभिनव जी, अब वो कह रहे हैं कि हम छिंदवाड़ा को भी नहीं छोड़ेंगे, अब हमारी नज़र छिंदवाड़ा पर है, उसी के लिए रणनीति जो स्ट्रेटजी है वो कह रहे हैं कि पहले तो चूंकि ये अपील थी, मार्मिक अपील थी, उसका फायदा मिला, इसलिए आप 7 में से 7 वहां पर जीत गए। देखिए ऐसा है राजेश जी कि आने वाले समय में आप देखेंगे ईवीएम का भी रास्ता निकलेगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व ताकत के साथ लगा हुआ है। जो ईवीएम की बातें हम करते हैं ये जनता के डॉक्यूमेंट में भी है कि ईवीएम एक बहुत बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी। सबको समझ में आता है कि कहां पे 50,000 60,000 से लोग जीतते हैं, कैसे बड़ी बड़ी जीत जाती है, और कहीं पे कुणाल चौधरी जैसे हमारे जबरदस्त जमीनी नेता 12,000 से हार जाते हैं। तो ये बातें बहुत होती है और मध्य प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता इस चीज को भापती है और समझती है। तो मैं कहना चाहूंगा, अच्छा शंकराचार्य जी को लेकर अभी तक कोई भी बात ये लोग करते थे, सिर्फ कांग्रेस में इसकी बात करना, उसकी अभी इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है शंकराचार्य जी का, जो पूरे उनकी मीटिंग होने वाली है अगले महीने सारे शंकराचार्य जी लोगों की इलाहाबाद, इसी सारे मुद्दे को लेके। तो सनातन खतरे में है इस समय।
पूरा देश समझ रहा है कि जब सनातन के ध्वजवाहक जो है उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कहने करने के लिए कुछ नहीं। शर्मा जी भी यहाँ बैठे हैं, आप भी हो, आप लोग भी बहुत विद्वान लोग हो, आपसे ज्यादा विद्वान तो शायद मैं होऊंगा भी नहीं, बहुत छोटी बात कर रहा हूं, लेकिन रमेश शर्मा जी भी जानते हैं कि ये मुद्दा आगे जाके बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सनातन का जो अपमान हो रहा है, घर में बैठा हर हिंदू सोच रहा है कि आखिरकार बोल तो सही रहे हैं सब। ये बात अब धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में जा रही है। जनता की तो बात करते नहीं है, जनता की ना महंगाई की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, किसी की बात नहीं करते, और यहाँ पे धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति करने के लिए। अरे हमारे राम की और हमारे बीच की बात है। आप कौन भैया बोल रहे उंगली उठाने वाले कि आप कब जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे? अरे सनातन में खुद शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि हम कारण बता तो क्या अभिनव जी कांग्रेस ये मान के चल रही है कि जो चीजें शंकराचार्य जी को लेकर हैं उसका बेनिफिट, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये मान के कांग्रेस चल रही है? हम सब मान के चल रहे हैं। हम ईवीएम की भी बात कर रहे हैं, उसको भी नेशनल लेवल पे उठा रहे हैं, चुनाव आयोग में बात कर रहे हैं। जितनी बात सुनी जाएगी उसका हम रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आएगा। हम ये सनातन की ये जो मुद्दे उठाते हैं, ये जनता के मुद्दे नहीं उठाते, ये जनता की बात नहीं करते, ये बात करते हैं घुमा फिरा के हिंदू धर्म को कि हम सनातनी असनातन का अपमान हो रहा है, चुपचाप बैठे हुए सब लोग। एक बयान नहीं आ रहा है शंकराचार्य जी को लेकर, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, किसी का भी आ रहा हो तो बताइए आप। खुद यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का बोले तो सही शंकराचार्य जी के बारे में कि क्यों नहीं जा रहे हैं भाई, माफी तक नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे, उन्हें कोसना चालू, ट्रॉल करना चालू कर दिया शंकराचार्यों। अरे चारों आप कह रहे हैं ना, चारों धाम आए, चारों धाम के शंकराचार्य पीठाधीश्वर है। चलिए रमेश जी से मैं समझ लूंगा इस चीज को बेहतर तरीके से, रमेश जी बता पाएंगे। रमेश जी, जिस तरह से अभिनव बरौलिया जी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम विकास प्लस धर्म दोनों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है इस बार का जो लक्ष्य, जब हम बात मध्य प्रदेश की क्लीन स्वीप की बात कर रही, तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे देश की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम 400 सीट लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस की जो आपत्ति है वो कह रहा है शंकराचार्य को नहीं बुलाया, और हमने जब अभिनव जी से कहा तो वो कह रहा है कि हाँ इसको अगर फायदा है तो फायदे के रूप में भी कांग्रेस देख रही है। सर किस रूप में देखते हैं इसे? पेपर चलाइए तो सुनवाइए, क्या कह रहे हैं? मैं आता हूँ अभिनव जी, आता हूँ। ये बिल्कुल नहीं कहा है कि आप 22 तारीख को ये कार्यक्रम ना करिए, एक बात हुई। दूसरी बात, श्रृंगेरी पीठ के पूज्य शंकराचार्य भगवान और बद्रीनाथ पीठ के दो शंकराचार्य भगवान, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की है और ये पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा है कि अभिनव जी आता हूँ कहा हुआ नहीं है कि उनके द्वारा पत्र जारी किया गया। अब तीसरी बात जो आती है, जो पुरी के पूज्य शंकराचार्य भगवान ने कहा था, उन्होंने भी अपने जाने और ना जाने की बात कही थी। राजेश जी, दो चीज सनातन परंपरा में, दो धाराएं बिल्कुल अलग होती हैं। पुरोहित की और आचार्य की धारा अलग है और सन्यासी की धारा अलग है। सबसे पहले साधु बनता है, फिर संत बनता है, फिर सन्यासी होता है, फिर दंडी स्वामी होता है, फिर मंडलेश्वर, फिर महामंडलेश्वर शंकराचार्य। ये परंपरा बिल्कुल अलग है। तो ये लोग, जो लोग भी दंड धारण कर लेते हैं या संन्यास ले लेते हैं, संत और साधु तक तो पूजन आचार्य विधान में शामिल हो सकता है, लेकिन जिसने संन्यास ले लिया और दंड धारण कर लिया, वो अनुष्ठान में, यज्ञ में वो शामिल नहीं होता। उसके लिए आचार्य होते हैं। मुहूर्त शंकराचार्य भगवान नहीं बताते, मुहूर्त जो है कोई ना कोई आचार्य बनाता है। तो शंकराचार्य भगवान ने, अब उन्होंने क्या कहा है, अभिनव जी आपके पास में आऊंगा, अभिनव जी मैं आपके पास में आऊंगा। रमेश जी की बात पूरी हो जाए, मैं आपको, रमेश जी बात जारी रखिए। रमेश जी, हाँ, तो कुल मिलाकर के शंकराचार्य भगवान ने उस तिथि को लेकर के, मुहूर्त को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की। स्वयं जाने की और ना जाने की बात उन्होंने खुद शंकराचार्य भगवान ने कही है। अब उन्होंने क्या कहा है उसका रहस्य तो वो ही जाने, मगर सदगृहस्थ को ये चाहिए कि उस पर कोई टिप्पणी ना करे, विचार मिले या ना मिले, प्रणाम करके आगे बढ़े। ये यज्ञ अनुष्ठान कराना ये आचार्यों का काम है और वही आचार्य वहाँ पर करा रहे हैं। उसके महीने में कभी भी चलिए अभिनव जी आप बोल लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा। बोल लीजिए अभिनव जी, बोल लीजिए, बता दीजिए आप क्या कह रहे हैं। देखिए, पूस के महीने में कभी शुभ कार्य नहीं होता है सनातन धर्म में जी। और नवमी ये साफ साफ है, लिखा हुआ इसमें है कि सनातन मान्यताओं में रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम चैत्र मास की नवमी को प्रकट हुए थे, तब उनकी प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के दिन होनी चाहिए। ये अभी क्यों हो रही है? और ये इसमें एक तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि नौवीं तिथि मधुमास प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजीत नहीं पीता। अरे ऐसी क्या जल्दी है? और नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता रहा हूं आपको, सनातन धर्म सप्तपदी ग्रंथ में उल्लेखित है कि तीर्थ
यज्ञ पत्नी के बिना अधूरा है। इसीलिए क्या अभिनव जी इसीलिए कांग्रेस ने न्योता ही वापस कर दिया। नहीं जी, विधि विधान के साथ हो ही नहीं रहा है सर। चलिए वक्त कम है, मैं डॉक्टर प्रेम व्यास से जवाब ले लेता हूं। चलिए वक्त कम है। अभिनव जी बात आ गई आपकी बात आ गई है। अभिनव जी बात आ गई, डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दे दें। डॉक्टर प्रेम व्यास के पास देखिए, 20 दिन पहले कांग्रेस को न्योता मिला था। 20 दिन तक इनकी मंत्रणा चलती गई। 7 दिन पूर्व में कुछ बयान आए, उन बयानों को माध्यम बनाकर कांग्रेस ने तय करा कि हम नहीं जाएंगे। क्या ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं है? दूसरी चीज है, प्रभु राम के लिए ये बात करते हैं। प्रभु राम के लिए तुलसी जी ने लिखा है कि प्रभु राम नहीं न भूपाला भुवनेश्वर काला काला ब्रह्मा अनामय हज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनिंता गोधिज देनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी सोई प्रभु प्रकट समझ जिए रावण। तो हे रावण, तुम अपने मन में समझो कि वो प्रभु प्रकट हुए हैं, और जिस दिन प्रभु का राज्याभिषेक होता है उस दिन तिथियां स्वयं अच्छी हो जाती है, उस दिन सगुन होता है, उस दिन गोधूली बेला स्वयं बन जाती है। लेकिन आपको कांग्रेस की मानसिकता के तहत ना तो भगवान से प्रेम है, ना भगवान के राज्य विशेष के प्रेम है, ना भगवान के आगमन से प्रेम है। जब सनातन धर्म पर उंगली उठती है, सनातन धर्म को एड्स कहा जाता है, कुछ रोग कहा जाता है, तो अपने मुंह में दही जमा के बैठते हैं आप लोग, तब आप लोग कटाक्ष नहीं करते। लेकिन शंकराचार्य जी के बयानों को माध्यम बनाकर अपनी कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन करते। एक ही बयान बताइए मेरे को, एक के खिलाफ आपने बयान दिया हो? आपने अपने घमंडिया गठबंधन जो लोग तुलसी जी के खिलाफ बयान दे रहे थे, रामायण जी के खिलाफ बयान दे रहे थे, जो हिंदू को कुछ रोग कह रहे थे, तब आप लोग चलिए दोनों मेहमान आमने सामने बोल लीजिए, क्योंकि आप लोगों की राजनीतिक संकुचता का परिचालक है। सब जनता देख रही है सनातन धर्म सब के बारे में जनता, और इसीलिए आप 440 पे आए, प्रदेश से गायब हो गए, और आपकी ये परिस्थिति के विमुक्ति की कगार पे हो। थोड़े दिन में विमुक्त हो जाओगे, क्योंकि राम जी के विमुक्त होने के बाद में आपकी परिस्थिति ये बन गई है। आपके घमंडिया गठबंधन के लोग आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस समय पार्टी आपकी शीर्ष पर चलिए भिक्षा मांग रही है आपकी पार्टी। चलिए दोनों मेहमानों की जो बात आ चुकी है, और हम बात कर रहे हैं प्लान की, लेकिन जिस तरह से जो सियासत है, जो राजनीति है, जो गरमाई हुई है, और जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो समय है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, और जंग मुझे लगता है कि अब और तेज होगी। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्लान के साथ काम कर रही है, एक रणनीति के साथ काम कर रही है, और लोकसभा चुनाव को लेकर उसकी रणनीति तैयार है। हालांकि विधानसभा चुनाव के समय से ही जिस तरह से एक स्ट्रेटजी बनी है पार्टी की, वो यही थी कि विधानसभा में ही लोकसभा की जो तमाम सारी चीजें हैं उसके लिए पार्टी तैयार थी। अब क्लीन स्वीप की बात बीजेपी कर रही है, वो यही कारण तमाम सारे प्लान है, चाहे वो 11,000 हारे हुए बूथ पर फोकस हो, या 3 बार से जो लगातार सीटें हारी हुई उस पर फोकस हो, या तमाम सारी चीजें हो, वो भाजपा के एजेंडे में है, उसके प्लान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने तरीके से चीजों को आगे बढ़ा रही है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।